नमस्कार दोस्तों, आपके अपने न्यू परीक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन के बारे में हम आपको बताएं, भूगोल से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे और सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जरा भी स्किप ना करें, पूरा देखें। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? पुष्कर मेला, कुंभ मेला, सोनपुर मेला, सूरजकुंड मेला। तो आंसर करिएगा। तो आपको बताना चाहूँगा, इसका आंसर है पुष्कर मेला। इसका आंसर है पुष्कर मेला। ये पुष्कर मेला आपको बताना चाहूँगा, ये राजस्थान में लगता है। राजस्थान में लगता है। बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। चलिए बात करते हैं कुंभ मेला की। तो ये 3 स्थान पर लगता है, प्रयागराज और हरिद्वार सॉरी, ये 4 स्थान पर लगता है, उज्जैन और नासिक। चार स्थान पर ये लगता है। आइए बात करते हैं सोनपुर मेला। ये बिहार का पशु मेला है, जो सोनपुर जिले में लगता है। बिहार के सोनपुर जिले में, ये सोनपुर जिले में लगता है। आइए बात कर लेते हैं सूरजकुंड मेला की। ये हरियाणा के फरीदाबाद जिले में लगता है। फरीदाबाद, ये फरीदाबाद जिले में लगता है। अगले प्रश्न पे मूव करते हैं। भारत के किस राज्य में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, पूछा गया है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। आंसर है इसका केरल। केरल में सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। और आपको बताना चाहूँगा, असम में तेल के लिए बहुत फेमस है। तेल के लिए जिसे बोलते हैं डिगबोई, पूछा भी आता है बार बार परीक्षाओं में। ये बहुत फेमस है, जो असम में है। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। लंबी तटरेखा वाला राज्य है। पहले स्थान पे बात की जाए तटरेखा में, तो वो आता है गुजरात। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। पूछा गया इसमें जो जनजाति है ये कहाँ की निवासी है? ये मूल रूप से अफ्रीका की निवासी है। और अफ्रीका में ये जनजात पाई जाती है क्योंकि स्थायी निवास न होने के कारण ये नदी घाटियों में निवास करते हैं, जो अक्सर कर कांगो नदी की घाटियों में मिलती है ये जनजात।
आइए ऑप्शन बी पर नज़र डालते हैं। एशिया में जो जनजात पाई जाती है जो है किर्गिज। किर्गिज जनजात है वो मध्य एशिया में पाई जाती है, मध्य एशिया में पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ऑप्शन है बाकी के। और बद्दू जो है बद्दू जनजात है वो पाई जाती है उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेंगुर किसका नाम है? लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का, काली मिट्टी का या लेटेराइट मिट्टी का? तो इसका आंसर है काली मिट्टी का, जिसे रेंगुर कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेंगुर कहते हैं। ये महाराष्ट्र में सबसे अधिक मिलती है। और इसमें बात की जाए कि सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है, वो तो होती है जलोढ़। सबसे अधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? तो वो होती है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि इसमें अवसाद, सॉरी ये गलत हो गया है, उपजाऊ होती है, क्योंकि ये अब जलोढ़ होती है, जल के साथ आती है, नदियों द्वारा अक्सर कर आती है, बहा कर लाई हुई मिट्टी होती है, तो इसमें अवसाद पाए जाते हैं, अवसाद होते हैं, इसीलिए ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। रेंगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? मतलब पिछले प्रश्न में हमने अभी भी बताया है कि रेंगुर मिट्टी किसे कहते हैं, रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी को कहते हैं। तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि काली मिट्टी कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है। तो सर्वाधिक पाई जाती है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। और वैसे बात की जाए कि कौन सी मृदा भारत में सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो जलोढ़ मृदा भारत में सर्वाधिक पाई जाती है, जो अभी बताया था मैंने, जिसे अवसादी मृदा कहते हैं। सर्वाधिक पहले स्थान पर पाई जाती है जलोढ़, दूसरे स्थान पर लाल, और जो तीसरे स्थान पर पाई जाती है वो है काली। तो रेंगुर मिट्टी का जो भारत में स्थान है वो तीसरा है, और पहले स्थान पर आती है जलोढ़ या अवसादी, या अवसादी मिट्टी। चलिएगा अगले प्रश्न पे चलते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा? पूछा गया है। क्वेश्चन की भावना ये है कि किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो आंसर है कानपुर। कानपुर की जनसंख्या सबसे अधिक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है। पिछले प्रश्न में कहा गया था कि काली मिट्टी के लिए कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है, जिसमें सर्वाधिक काली मिट्टी पाई जाती हो। तो आप सभी को बताना चाहूँगा कि कपास के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो होती है काली।
काली मिट्टी में ही कपास अच्छा होता है, सर्वोत्तम माना जाता है। और 7वें प्रश्न का जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कपास की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो आपको बताना चाहूँगा, चाय के लिए जो मिट्टी उपयुक्त की जाती है लैटेराइट, और कॉफ़ी के लिए टेरारोसा। टेरारोसा मट उपयोग की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात बना है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, महानदी। तो इसका आंसर है कावेरी नदी। दोस्तों मैं आपको उद्भव स्थान के बारे में ज्ञान कराना चाहूँगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। चलिए चलते हैं। कावेरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ, वो है क्या? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। और दूसरा ऑप्शन है कृष्णा। और कृष्णा नदी का जो उद्भव स्थान है वो है महाबालेश्वर। महाबालेश्वर है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान है महाबालेश्वर। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है परीक्षाओं में। और गोदावरी का है महाराष्ट्र में नासिक से लगभग 90 किलोमीटर दूर त्र्यंबक की पहाड़ियाँ। त्र्यंबक की पहाड़ियाँ हैं। और चौथा जो ऑप्शन है डी महानदी, वो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती हैं। अमरकंटक से 2 नदियाँ और निकलती हैं, उनका नाम हम बताना चाहूँगा आपको। एक नदी है नर्मदा और एक है सोन। ये दोनों नदियाँ, इसके साथ नर्मदा और सोन, ये तीनों की तीनों नदियाँ अमरकंटक से निकलती हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। महाराष्ट्र व कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। आपको बताना चाहूँगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के सामने जो पश्चिमी घाट है उन्हें बताना चाहूँगा, वो हैं सह्याद्री हैं। और इनको भी वे 2 भागों में बांटते हैं, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। 2 भागों में बांटा जाता है। जो ऊपर का हिस्सा है तो उत्तरी सह्याद्री कहते हैं, जो महाराष्ट्र के साइड होगा, और जो कर्नाटक की साइड होते दक्षिणी सह्याद्री। मैं आपको बताना चाहूँगा जानकारी के लिए, इसी सह्याद्री को ही हम मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दसवां प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है ये। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? आपको बताना है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, सोन, गोदावरी और कावेरी। तो इसका आंसर है नर्मदा।
और इन दोनों नदियों के उद्गम स्थान के बारे में बताया ही गया है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं ये। अमरकंटक की पहाड़ियों से दोनों नदियाँ निकलती हैं और ये गोदावरी त्र्यंबक से निकलती है, कावेरी निकलती है अपने नीचे। आपको भी पिछले प्रश्न में बताया ही गया है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से नर्मदा और ताप्ती नदी, इसके साथ ताप्ती नदी भी बात करते हैं। ताप्ती नदी ये भी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। ताप्ती नदी भ्रंश द्रोणी से होकर ये भी बहती है। तो ये नदियाँ भ्रंश द्रोणी से होकर बहती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और इसके साथ एक है मांडवी नदी, वो भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले सेशन में देखेंगे। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।